Hello everyone, welcome back to our Polity Bytes series in our O2IS Academy YouTube channel. So today I am here in front of you with one more new topic and important topic of our polity, that is citizenship. To download the PDF of this particular lecture or other lectures taken by me, you can subscribe to our Telegram channel O2IS Academy. Plus you can also download our app O2IS Academy app, in which you will get all the PDFs related to my lectures. Plus you will also get the other study material of the other subjects which will help you in your journey of your preparation. So let's start with our topic citizenship, which is included in part 2 of our the constitution. Okay, whenever we talk about any country, सो उसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिनको हमें एड्रेस करना है, दैट इज मैन पावर. ठीक है, कि उस कंट्री का पर्टिकुलर मैन पावर क्या है. सो उसी चीज़ के लिए आज हम ये कंसेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे. जब भी हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बोलते हैं जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है पीपल, बट उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या यूज़ किया गया है, दैट आर 3 टर्म्स, दैट इज पर्सन्स, सिटीजन, माइनॉरिटीज़. अब इनमें डिफरेंस क्या है? पर्सन्स मीन्स जो सबके लिए है, चाहे हम हैं चाहे बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए भी है. फॉर एग्जाम्पल राइट टू इक्वालिटी. ठीक है, ये जो है ये हमारे लिए भी हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए भी राइट टू इक्वालिटी या आर्टिकल 14 अप्लाई होगा. बट जो एक टर्म है दैट इज सिटीजन. व्हाट डज दिस टर्म सिटीजन मीन्स? सिटीजन का मतलब है कुछ ऐसे अधिकार, कुछ ऐसे राइट्स जो सिर्फ और सिर्फ इनको मिलेंगे और जिनको हमने टर्म दिया है सिटीजन. ठीक है, एंड देन कम्स द, उसका भी आगे फर्दर डिवीजन है, दैट इज माइनॉरिटीज. हम एक वेन डायग्राम के जरिए, एक है पर्सन सब लोग, देन इट कम्स द सिटीजन. ठीक है, उसके बाद है माइनॉरिटीज़. ठीक है, माइनॉरिटीज़, उसके माइनॉरिटी किस बेसिस पे है ये अब कभी हम डिटेल में जो माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड पढ़ेंगे तब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. लाइक यहाँ पे आर्टिकल 29 जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं वो इसमें एक्सप्लेन किया है. तो इन सब चीज़ों के लिए ये 3 टर्म्स हम यूज़ करते हैं. ठीक है, सो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कि ये जो हम एक बुक बना रहे हैं, ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, ये हम कितने एरिया के लिए बना रहे हैं. व्हाट विल बी आवर टेरिटरी, व्हाट विल बी द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, उसके बाद उसमें कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए हम ये पर्टिकुलर रूल्स डिज़ाइन कर रहे हैं. हु विल बी द पार्ट ऑफ आवर कंट्री मीन्स हु विल बी द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री. ओके, और इस कंसेप्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी? बिकॉज अगर ये हमारे सिटीजन्स हैं, ये हमारी टेरिटरी के लोग हैं, तो इनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए. और स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब है कुछ स्पेशल राइट्स होने चाहिए. ठीक है, क्योंकि सारा खेल, सब कुछ रूल्स रेगुलेशन ये सब कुछ है, बट द मेन थिंग इज राइट्स. ओके, तो इस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ी हमें ये डिफाइन करने के लिए, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, इस कंसेप्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के लिए कि सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, किनको मिलेगी, हु विल बी आवर सिटीजन्स. सो जब हम सिटीजनशिप के कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो कभी भी आप डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे आप इसको नहीं पढ़ सकते हैं. सिटीजनशिप पढ़ने के लिए आपको 2 पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, दैट इज़ वन, एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है एक्ट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इज 1955 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो सिटीजनशिप एक्ट है. ठीक है, जब भी आप पेपर के बारे में भी सोचेंगे, पेपर के रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो इस पार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट. 1955 का सिटीजनशिप एक्ट जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वाली चीज़ों से भी इंपॉर्टेंट है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. जो सिटीजनशिप हमारा मेंशन्ड है वो मेंशन्ड है पार्ट 2 में, एंड आर्टिकल्स जो ये कवर करता है 5 to 11 वाला. पहले हम पढ़ेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, एंड द सेकंड पार्ट इज 1955 का एक्ट. ओके, तो जब हम बात करते हैं आर्टिकल 5 to 11 तो उसमें हम देखते हैं 4 क्लासेस. एंड इसमें 4 क्लासेस क्या हैं? सबसे पहले जो इंडिया के डोमिसाइल में हैं. ठीक है, अब डोमिसाइल क्या होता है ये हम जैसे आर्टिकल स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. सेकंड क्लास जो हम पढ़ेंगे जो माइग्रेट किए हैं पाकिस्तान से. उसके बाद जो अगली कैटेगरी है जो पहले माइग्रेट हो चुके थे पाकिस्तान को, एंड उसके बाद वो फिर इंडिया में आ चुके हैं, ये उनके लिए. एंड अदर, ये पाकिस्तान और इंडिया के इशू के सिवाय जो बाकी लोग हैं जो अब्रॉड में रह रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, उनको अगर हमारा सिटीजनशिप लेना है, उनके लिए कौन से आर्टिकल्स हैं, कैसे प्रोसीजर है, ये हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में. Okay, so let's start with
इन डिटेल हमारा आर्टिकल 5, हमें हर एक आर्टिकल को डिटेल वाइज उठाएंगे, इसको पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट पार्ट इज सिटीजनशिप बाय द डोमिसाइल। पहले इसका मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डोमिसाइल? डोमिसाइल का मतलब है आपका परमानेंट होना, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, ठीक है। मीन्स मान लीजिए आप किसी कंट्री में आप जॉब करने गए, तो क्या वो आपका डोमिसाइल बन जाएगा? मान लीजिए आपको किसी भी कंट्री में जॉब मिला 5 साल के लिए, ठीक है, तो क्या वहाँ के सिटीजन बन गए, क्या आपका वो डोमिसाइल बन गया? नो, आपका डोमिसाइल कहाँ बनेगा? जहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस, मान लीजिए आपका कोई अपॉइंटमेंट है, आप फॉरेन ऑफिसर बन जाते हैं, आप वहाँ जाएंगे, उसके बाद अगर आप आते हैं तो आपका वापस तो आपने कहाँ आना, इंडिया ही आना है, तो इंडिया जो है वो आपका बन जाएगा डोमिसाइल, ठीक है। सो उसके लिए एक तो चीज़, अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए डोमिसाइल से, तो जो फोरमोस्ट कंडीशन है वो है शुड हैव अ डोमिसाइल इन इंडिया। उसके बाद ये 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको जो सिटीजनशिप है वो डोमिसाइल से मिल जाएगी। सो द फर्स्ट इज आप इंडिया में पैदा होने चाहिए, ठीक है, या तो आप इंडिया में पैदा हो, या आपके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में पैदा हो, या अगर 1950 जो हमने डेट डिसाइड की है, देखिए जब आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ेंगे आपको हर एक आर्टिकल के साथ एक पर्टिकुलर डेट मिलेगी, एंड इस डेट को आपको किसी भी हालत में, हर केस में आपको याद करना है, और कभी भी आप इस आर्टिकल के बारे में लिखें, सोचें, समझें, आपको ये पर्टिकुलर डेट याद होनी चाहिए, ठीक है। सो रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर 26 जनवरी 1950, तो आर्टिकल 5 के साथ जो हमने डेट पढ़ी ये है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डेट 26 जनवरी, ठीक है। उसके बाद इमीडिएटली बिफोर ये, तो हम मतलब 1945 से 1950 आप यहाँ होने चाहिए, देन यू विल बी द सिटीजन बाय द डोमिसाइल, ओके। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 6। अब देखिए पहले स्लाइड में आपको आर्टिकल के 6 के साथ एक डेट दिख रही है, दैट इज 19/7/1948, ओके, जुलाई 19। अब यही डेट क्यों, वाई ओनली दिस डेट? बिकॉज इस पर्टिकुलर डेट में हमारा परमिट सिस्टम लॉन्च हो गया था। क्यों लॉन्च हुआ था? बिकॉज आर्टिकल 6 जो हमारा एड्रेस करता है वो एड्रेस करता है पार्टीशन के बाद के इश्यूज को। जो इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो कुछ लोग यहाँ से यहाँ आए, कुछ लोग यहाँ से वहाँ गए, ठीक है। तो इस इशू को किसको सिटीजनशिप बोला जाएगा, किसको नहीं बोला जाएगा, ये हमारा डिसाइड हुआ था आर्टिकल नंबर 6 के अंडर, ठीक है। तो परमिट सिस्टम लॉन्च किया गया था कि अगर आपको इंडिया में एंटर होना है, या आपको एग्जिट करना है, या पाकिस्तान को एंटर एग्जिट करना है, तो वो आपको परमिट के अंडर ही करना होगा। सो इसको हम 2 एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे। पहला एस्पेक्ट है हमारा बिफोर 1948, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल थिंग है, या तो आप या तो आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जब से आपने माइग्रेट किया है इंडिया में तब से आप परमानेंटली इंडिया में ही रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इस डेट पे माइग्रेट किए उसके बाद आप यहाँ भी जा रहे हो, यहाँ भी जा रहे हो, नो। जब से आपने माइग्रेट करके आप यहाँ हैं, देन यू शुड बी सेटल्ड इन इंडिया ओनली, ओके। So this was the concept applicable for before 1948. When it comes to the after 19 July 1948, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो है वो है आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न होने चाहिए इंडिया में, सेम एज पहले वाला जो हमने स्लाइड देखा। देन आप जब वापस आए थे इंडिया में तो आप एक पर्टिकुलर परमिट के अंडर आए। मैंने आपको बोला परमिट सिस्टम लॉन्च हो गया था, तो जब आप परमिट के अंडर आए तो आपका जो इंटेंशन होना था वो होना चाहिए परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया, ओके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप जब से माइग्रेट होके आए हैं तब से एटलीस्ट आपको 6 महीने हो गए होने चाहिए आपकी एप्लीकेशन के टाइम के बाद आपको इंडिया में रहते हुए। सेकेंड पॉइंट भी कि आपका जो एप्लीकेशन है अपनी सिटीजनशिप को लेने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में ऑलरेडी अप्लाइड होना चाहिए, प्लस वहाँ के रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने उसको अप्रूव भी किया होना चाहिए। देन यू कैन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ India. So these are the points. See, you have to be very, very much thorough of with every article and their conditions, but with respect to the citizenship, because ये pure factual है। इसमें आपको कोई भी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको समझना पड़ेगा। हाँ, समझना आपको कैसे पड़ेगा कि क्यों ये बनाया गया, कौन सी चीज़ को एड्रेस किया जा रहा है। जैसे हम आर्टिकल 6 की बात करें तो ये एड्रेस कर रहा है हमारे पार्टीशन को, परमिट सिस्टम को। तो दिस कैन बी द थिंग विच कैन बी अंडरस्टूड, बट ये फैक्ट्स, ये कंडीशंस, कौन सी डेट है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, प्लस क्या टाइम है। बिकॉज जैसे जैसे आप इस लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे यू विल गेट अदर टाइम्स ऑल्सो। किसी में 6 महीने हैं, किसी में 12 साल है, 11 साल, 14 साल, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6 जो हमने अभी तक कवर किया? दैट इज आर्टिकल 5 उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं, एंड आर्टिकल 6 किसके लिए है? जो पाकिस्तान से आए हैं, ठीक है।
नाउ आर नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 7। ये उन लोगों के लिए है जो पहले पाकिस्तान चले गए थे लेकिन अब वापस इंडिया आ चुके हैं, ठीक है। और इसमें जो डेट है, इस आर्टिकल के साथ जो डेट है, दैट इज 1 मार्च 1947। सो कभी भी आप आर्टिकल 7 लिखे तो आप लिखिए 1 मार्च 1947, ठीक है। नाउ इसमें भी हमारी वही कंडीशंस हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स होने चाहिए, आप परमिट के अंडर आने चाहिए, 6 मंथ्स के लिए आपकी रिसाइडेशन होनी चाहिए, ऑफिसर आपका ऑफिस में आपने एप्लीकेशन दी होनी चाहिए। सो दीज आर द पॉइंट्स फॉर योर आर्टिकल 7 ऑल्सो। देन हियर कम्स द आर्टिकल 8। तो आर्टिकल 8 किसके लिए है? जो हमने अब्रॉड वाला पॉइंट पढ़ा था कि जो लोग बाहर रहते हैं उनका उन लोगों को भी अगर हमारी इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है। सो इसमें क्या है कि उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इसका जो इंपॉर्टेंट टर्म है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का, दैट इज अनडिवाइडेड इंडिया। इसमें इनका बर्थ होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड होने चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में जो बॉर्न हुए थे वो रजिस्टर्ड होने चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया। प्लस आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका जहाँ पे आप रहते हैं, किसी भी आप कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे उसके ऑफिसर में जो आपका डिप्लोमेटिक कॉन्सुलर है उसमें आपका रजिस्टर होना चाहिए पर्टिकुलर नेम सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। ये जो ध्यान रखता है आर्टिकल 8, ये उन लोगों के लिए है जो पर्टिकुलरली हमारे फ्यूचर में जो लोग सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, ठीक है। देन इट कम्स टू द आर्टिकल 9। 5, 6, 7, 8 हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 9 बोलता है कि अगर आप लोग फॉरेन की किसी की भी सिटीजनशिप ले लेते हैं, मान लो आपने किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो वो अपने आप ही टर्मिनेट आपका कर देगा अपना इंडिया का सिटीजनशिप। और आर्टिकल 9 कभी भी अगर हम पढ़ते हैं, बिकॉज वी फॉलो अ सिंगल सिटीजनशिप, जब बात सिंगल सिटीजनशिप की आती है तो आर्टिकल 9 इंश्योर करता है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। सो अगर हम किसी की, मान लीजिए आप जाके यूएस की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। एंड आर्टिकल 10 आपको ये बोलता है कि आपकी जो एक बार अगर आपको सिटीजनशिप मिल जाती है तो जब तक, आर्टिकल 10 आपको बोलता है कि जब तक आप आर्टिकल 10 एक्सप्लेन करता है कि जब आपकी सिटीजनशिप आपको मिल गई उसके बाद वो कंटिन्यू होगी जब तक वो टर्मिनेट नहीं की जाएगी किसी लॉ के थ्रू जो पार्लियामेंट पास करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसके बाकी चीज़ें कैंसिल आउट करने के भी हैं, वो जो सारे प्रोसीजर्स हैं वो आए हैं हमारे सिटीजनशिप एक्ट में, ठीक है। एक बार बाकी आपको अगर एक बार, ऐसा तो नहीं है ना आप लोगों के पास भी यू ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, आप हर साल जाकर उसको आप रिन्यू तो नहीं कराते हैं कि हाँ जी मैं अब सिटीजन हूँ, नो, इट इज़ द कंटिन्यूएंस ऑफ द सिटीजनशिप, और ये एड्रेस होता है हमारा आर्टिकल 10 में। देन कम्स द आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 बोलता है कि जो भी एक बार हमने एड्रेस कर दिया सारे कंसर्न्स कॉन्स्टिट्यूशन में 5 to 11, अब इसके बाद फर्दर विद द टाइम, विद द नीड ऑफ द टाइम, अगर हमें किसी को जो भी लॉज बनेंगे, कुछ भी बनेगा, दैट इज विद कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। जो लास्ट पावर है, जो फाइनल पावर है अब लॉज बनाने की, वो किसके बाद है? पार्लियामेंट के पास। किसमें? इस पर्टिकुलर डेट के बाद से, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था व्हेन वी स्टार्टेड चैप्टर ऑफ सिटीजनशिप, हमने सबसे पहला डेट जो उसमें याद किया था वो यही था, ठीक है। इस पर्टिकुलर डेट के बाद जो भी लॉज बनेंगे, जो भी रेगुलेशंस बनेंगे, किसको सिटीजनशिप दी जाएगी, कौन से अधिकार दिए जाएंगे, किसकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिकल 11 के अंडर ये पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को। नाउ सेकेंड पार्ट इस सिटीजनशिप का वो है एक्ट, दैट इज ऑफ 1955। अब ये एक्ट क्या बोलता है? इसमें एक्सप्लेन होती हैं दो चीज़ें, एक्विजिशन और लॉस का, किसको हम सिटीजनशिप देंगे और किससे हम सिटीजनशिप ले लेंगे, या कैसे आपकी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। तो दैट इज बद्रीनाथ की दुल्हनिया याद रखने के लिए, दैट इज बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन एंड नेचुरलाइजेशन। से दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला पोर्शन है, बाकी भी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट लाइक दैट कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसका लॉस किससे होगा? रेनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन। इसको हम थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या टर्म्स है, क्या कंडीशंस है। सी, व्हेनेवर इट कम्स टू द सिटीजनशिप चैप्टर, आपको 5 to 11 तो क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा क्लियर होने चाहिए ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, कि किस कंडीशन में कौन से अप्लाई होते हैं, क्या बिकॉज कंडीशंस आर प्योरली फैक्चुअल, आपको याद होनी चाहिए, तभी आप सिटीजनशिप
क्वेश्चन के चैप्टर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले बाय बर्थ। तो इसमें भी डेट मेंशन है। अब देखिए इसमें 3 चीज़ें हम देखेंगे, 3 डेट्स हम देखेंगे। ठीक है, डरिएगा मत, डेट्स को पढ़ पढ़ के आप 3-4 बार रिवाइज करेंगे, विल बी वेरी मच थॉरो विद द डेट्स। ठीक है, तो पहले हमने बोला कि जो लोग इंडिया में बॉर्न हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। वो कहाँ से है, क्या है, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, पेरेंट्स कहाँ से हैं, क्या करना है, कुछ लेना देना नहीं है। यू हैव टू बी बॉर्न इन इंडिया इन दिस पर्टिकुलर टाइम, देन यू विल बी द ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ द यू विल हैव द ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ द इंडिया। फाइन, देन लेकिन इससे एड्रेस प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उस टाइम पे क्या हुआ, क्योंकि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा थे, इलीगल मिग्रेशन थी, सब कुछ था। ठीक है, सो सेकेंड जो डेट डिसाइड हुई वो हुई 1 जुलाई 1987 से लेके यहाँ तक 3 दिसंबर 2003। इसमें ये बोला गया कि एटलीस्ट जो आपका एक पेरेंट है वो आपका इंडियन होना चाहिए। योर वन पेरेंट शुड बी इंडियन, आइदर फादर और आपके मदर। देन 3 दिसंबर जो आज तक चल रहा है, द नेक्स्ट डेट इज 3 दिसंबर 2003, और ये आज तक अभी तक यही अप्लाइड है, या तो बोथ पेरेंट्स या तो एक पेरेंट। ठीक है, इनमें से बॉर्न बॉटम वो सिटीजन होने चाहिए, प्लस जो अदर हैं वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। ही शुड नॉट बी, ही और शी शुड नॉट बी अ इलीगल माइग्रेंट। इसी से ही जो इलीगल माइग्रेंट्स हमारे आते थे उससे, अब इलीगल माइग्रेंट किसको बोलते हैं, इलीगल माइग्रेंट किसको बोला जाएगा, जिनका मान लीजिए पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे आपको इंडिया में रहने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आपके पासपोर्ट आपका फॉल्स है, या अपने किसी गलत तरीके से अगर आपने यहाँ का सिटीजन आप यहाँ पे आके रह रहे हैं, अगर आपका कोई भी पेरेंट या दोनों में से कोई एक ऐसा है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते बाय बर्थ। ओके, नेक्स्ट इज बाय डिसेंट। व्हाट डज दिस वर्ड बाय डिसेंट मीन्स? डिसेंट मीन्स हमारा वंशज, मतलब मेरे मम्मी पापा या दादा दादी, उनके थ्रू जब हम सिटीजनशिप लेते हैं तो इसमें भी डेट्स हैं। सो द फर्दर वन इज 26 जनवरी 1950, द स्टार्टिंग डेट जो हम कब से पढ़ रहे हैं, एंड द सेकेंड डेट इज 10 दिसंबर 1992। इसमें यह था कि आपके जो फादर हैं वो सिटीजन होने चाहिए बाय बर्थ इन इंडिया। तो इसमें क्लियरली मेंशन दैट इट वाज रिलेटेड टू द फादर। उसके बाद जो सेकेंड डेट है 10 दिसंबर 1992 के बाद, इसमें जो इशू एड्रेस किया गया था दैट ऑफ जेंडर न्यूट्रलिटी। ठीक है, जो जेंडर न्यूट्रलिटी लेके आए, तो इसमें फादर वाला कंसेप्ट हटा के बोला आइदर ऑफ पेरेंट इज सिटीजन। देन इट कम्स टू द 3 दिसंबर 2004, जब इससे भी एड्रेस नहीं हुआ तो इसमें बोला गया इफ बर्थ इज रजिस्टर्ड एट इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर। ठीक है, जब क्या होगा, आपका दोनों में से कोई भी एक पेरेंट सिटीजन है और जब आपका बर्थ हुआ तो उस पर्टिकुलर ईयर में, मतलब 1 साल के होने तक आपने सिटीजनशिप के लिए इंडियन ऑफिस में अप्लाई कर दिया है, देन बाय डिसेंट यू विल गेट द सिटीजनशिप ऑफ आवर कंट्री। सो अभी जो फाइनल अप्लाइड है वो ये है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज बाय रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के लिए हम क्या बोलेंगे, इसमें भी कुछ कंडीशंस आएंगी। सो इन कंडीशंस को हम थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज अब रजिस्ट्रेशन आएगा एंड नेचुरलाइजेशन आएगा, और मैंने आपको पहले भी कहा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डिफाइन करेंगे। सो जो पहला पॉइंट है, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ बीन अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया 7 years बिफोर अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन। अब देखिए इसमें भी टाइम मेंशन कर दिया है। सो पहला पॉइंट जो हमने देखा दैट इज 7 years, 7 साल तक आप इंडिया में रहने चाहिए। फाइन, सेकेंड पॉइंट इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज अ रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। So here also we'll have the concept of undivided India. Next is a person who is married to an Indian citizen and is ordinarily resident of 7 years before applying for the registration. तो इसमें क्या एड्रेस हुआ, पहले तो एक जो हमने पहले कर दिया, जो को लोग 7 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। दूसरा हमने एड्रेस किया कोई बाहर रह रहा है, अनडिवाइडेड इंडिया का जो कंसेप्ट हमने एड्रेस किया। थर्ड इज मैरिज, कोई इंडियन सिटीजन से जब मैरिज करे तो उसका जो स्पाउस होगा उसको इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। नेक्स्ट इज आपके बच्चे, कोई माइनर चिल्ड्रन है, ठीक है, उनके बच्चे कोई बाहर पैदा हो गए, उनको इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। दिस इज द प्रोसेस बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सो दीज आर द कंडीशंस फॉर हैविंग योर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। देन द कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है,
अब देखिए इसमें क्या पॉइंट्स हैं, इसमें हैं कि आप ऐसे कंट्री के सिटीज़न नहीं होने चाहिए जहाँ पे इंडियंस जो हैं वहाँ के सिटीज़न नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे किसी भी कंट्री के सिटीज़न हैं जहाँ पे इंडियन सिटीजन या इंडियन के लोगों को वहाँ पे सिटीजनशिप के लिए नहीं माना जाता है तो आपको भी इंडिया में सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसमें नेचुरलाइजेशन है, आपने जब किसी और कंट्री की सिटीजनशिप आपने दे दी, नाउ यू वांट टू हैव द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड इज, अब देखिए ये जो दो चीज़ें हैं इनको आप साइड बाय, इसमें दो चीज़ें डिफाइंड है। जब आपने डेट ऑफ एप्लीकेशन दी, मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर डेट पे एप्लीकेशन दी सिटीजनशिप के लिए, ठीक है, उस डेट से पहले 12 महीने, ठीक है, उस डेट से 12 महीने तक अगर आप इंडिया में रह रहे हैं या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सर्विस कर रहे हैं तो आप ये चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथा पॉइंट जो आपको इसमें सेटिस्फाई करना है वो ये है कि ये तो हो गया आपका वो वाला डेट जब आपने अप्लाई किया और उसके 12 महीने में आप क्या करेंगे, लेकिन इन 12 महीने से 14 साल पहले, बिफोर 14 ईयर्स भी आप एटलीस्ट इंडिया में या तो आप रह रहे हैं या तो आप गवर्नमेंट सर्विस के अंडर जॉब कर रहे हैं, तो ये कितना टाइम होना चाहिए, इन 14 साल में से एटलीस्ट 11 ईयर्स शुड बी द टाइम पीरियड इन विच आपको या तो इंडिया की गवर्नमेंट सर्विस ऑफ इंडिया आप कर रहे हैं या आप इंडिया में रह रहे हैं। सो दिस इज द टाइम लाइन, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हमने पहले पढ़ा 7 ईयर्स वाला कंसेप्ट था जो हमने पढ़ा रजिस्ट्रेशन में। नेचुरलाइजेशन में वी आर स्टडिंग 12 ईयर्स एंड द 14 ईयर्स, और उसके साथ 12 मंथ्स, then 14 years and उसमें भी 11 years, okay। so this is the concept of by naturalization, because आपको अगर कोई चीज़ कंफ्यूज करेगा तो यही दो चीज़ें हैं। तो रजिस्ट्रेशन में हमने क्या एड्रेस किया, अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, मैरिज, माइनर चिल्ड्रन, ये सब चीज़ें हमने एड्रेस की है रजिस्ट्रेशन में जिसमें आपको रजिस्टर करने। लेकिन नेचुरलाइजेशन में हमने क्या देखा, पर्टिकुलर कंट्री से आप बाहर रहते थे, अब आपको यहाँ का पार्ट बनना है, अपने बाहर की कंट्री की सिटीजनशिप आप दे चुके हैं। ऐसा है कि मान लीजिए आप कनाडा में रहते थे, आपके बच्चे भी हो गए हैं, कनाडा की आपको सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। प्लस वो 12 महीने वाला कंसेप्ट। एंड सी, जब भी आपको कभी ऐसी लाइंस आए या कभी डेट्स आए ना, जस्ट मार्क इस टाइप का कोई टाइम लाइन, ठीक है। तो हम चलेंगे यहाँ से 14 ईयर्स तक, ठीक है, उसके बाद आएगा डेट ऑफ एप्लीकेशन, उससे पहले के 12 महीने, ठीक है। तो जब आप लाइक दिस, ऊपर बहुत ही हौच पौच हो गया, सो आई ड्रॉ हेयर, एक टाइम से 14, ये है आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन, इससे 12 महीने पहले तो आपको इंडिया में रहना ही है, प्लस इस 14 साल में एटलीस्ट 11 ईयर्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जब आप 2-3 चीज़ें इकट्ठी देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि टाइम लाइन क्या है। टाइम लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। प्लस ये हमने 4 पॉइंट्स देखे, उसके बाद क्या होना चाहिए कि गुड कैरेक्टर के भी होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें आपको जब बात आती है नेचुरलाइजेशन की, 8th शेड्यूल में जब हमने शेड्यूल्स पढ़े थे उसमें भी मैंने आपको मेंशन किया था कि उसमें लैंग्वेजेस हैं। कितनी लैंग्वेजेस हैं अभी, वी हैव 22 लैंग्वेजेस, और मैंने उसको आपको बताया था ओरिजिनली थी 14 के बाद जो अमेंडमेंट्स हुई उसके बाद हमारी अभी प्रेजेंटली कितनी है 22। तो उनमें से किसी पे भी एक आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो हमने सारी कंडीशंस पढ़ी नेचुरलाइजेशन में, ये सारी की सारी जो कंडीशंस है ये हमारी गवर्नमेंट वेव ऑफ कर सकती है। इनमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए अगर वी आर परफॉर्मिंग, अ पर्टिकुलर पर्सन इज परफॉर्मिंग डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस। अगर इनमें से कुछ भी कोई डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, कोई इंपॉर्टेंट सर्विस जब हम में से कोई परफॉर्म कर रहा है, बाहर के लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली दे सकती है इंडिया की सिटीजनशिप, उनको फिर इनमें से कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज कि जो भी नेचुरलाइज सिटीजन बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक ओथ लेगा, फाइन। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स, होप आपको ये बहुत अच्छे से याद रहें। एंड सी, आप कुछ भी याद रखें बट ये टाइमलाइन ज़रूर याद रखें, 0 to 14, इसका कंटेंट 11, देन इसका 12 महीने का कंसेप्ट, 2 कंसेप्ट 2 टाइमलाइंस, ओके। देन द बाय इनकॉर्पोरेशन, मान लीजिए आपका इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई बाहर की टेरिटरी ले ली,
ठीक है, अब वो इंडिया का पार्ट बन गई, लेकिन अब उसके अंदर जो सिटीजन्स हैं उनको भी तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कौन हमारा पार्ट बनेगा, कौन हमारे सिटीजन बनेंगे, कौन नहीं बनेंगे। जैसे कि पौंडीचेरी हमने लिया था, सिक्किम आया, तो उनको सिटीजन्स बनाना है, तो बाय इनकॉर्पोरेशन वो भी सिटीजन्स बनेंगे इंडिया के। उसके लिए एक डेट मॉडिफाई होगी, जैसे सिक्किम के लिए भी मॉडिफाइड डेट है, पौंडीचेरी के लोग कब बने। सो जब जब जो पार्ट बनेगा, फिर जो गवर्नमेंट जैसे डिसाइड करेगी, डेट डिसाइड करेगी, उस पर्टिकुलर डेट के बाद बाय इनकॉर्पोरेशन वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ले सकते हैं ना। ये तो हमने पढ़ा एक्विजिशन, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, ठीक है, बर्थ, डिसेंट एंड देन नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन एंड ऐसा क्या। नाउ अब टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, हमारी सिटीजनशिप ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपको सिटीजनशिप दे दी तो वो कभी कैंसिल ही नहीं होगी, आप कुछ भी करते रहिए, ऐसा नहीं होगा। सो फर्स्ट इज वॉलंटरली रिनंसिएशन। मान लीजिए आपने खुद अपने आप ही अपनी सिटीजनशिप आपने छोड़ दी, आप यहाँ से माइग्रेट होके कहीं यूएस चले गए एंड आपने यहाँ की अपने आप आपने यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ दी, ठीक है। अगर आपने छोड़ दी तो आपके जो माइनर चाइल्ड हैं उनकी भी, जो 18 साल से छोटे हैं, उनकी भी सिटीजनशिप अपने आप निकल जाएंगी। सो दिस इज द कंसेप्ट। टर्मिनेशन, मान लीजिए आप यहाँ से चले गए, ठीक है, आपने किसी और की सिटीजनशिप ले ली तो वो अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगी। सो वॉलंटरीली मतलब आपने अपने आप छोड़ दी। दूसरा टर्मिनेशन में क्या होगा कि आपने किसी और की एक्वायर कर ली तो आपकी सिटीजनशिप यहाँ की अपने आप टर्मिनेट, अपने आप कैंसल आउट हो जाएगी। नेक्स्ट इज डेप्रीवेशन, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसा लॉ बनाया, कुछ आपने ऐसा किया जिसके अंडर आपकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी। जैसे आपने कोई फ्रॉड किया, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अपने फॉल्स दिखा दिए, ठीक है, या आपने कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसी चीज़ें मेंशन की है जिसके बिहाफ पे आपको बेसिकली सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपकी फ्रॉड की वजह से अगर आपको सिटीजनशिप दे दी गई है तो बाय डेप्रीवेशन आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी सिटीजनशिप ले सकती है। एंड सी, इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि सारी की सारी पावर है पार्लियामेंट के पास, क्योंकि स्टेट अपनी सिटीजनशिप नहीं देता ना। स्टेट का ऐसा तो नहीं बोलता ना कि आई एम द सिटीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी फॉलो अ सिंगल सिटीजनशिप। सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑल concepts and the points related to this lecture. So once again with some questions. So the question is, okay, it's already marked, but फिर भी, the system of single citizenship in Constitution of India is similar to the Constitution of, so the answer is Canada. Okay, next question is, consider the following and select the correct option from the choices given below. Okay, तो अभी हम उल्टा पढ़ते हैं। The Indian quality allows dual citizenship, यहीं पे आपका गलत हो गया, because we follow a single citizenship, ठीक है। The state government can enact independent legislation to regulate citizenship rule. No, स्टेट गवर्नमेंट का कोई पावर नहीं है, सारी की सारी पावर है पार्लियामेंट के पास कि कौन हमारा सिटीजन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली आइडेंटिफाइज द पीपल हु बिकेम। जनरली हमारे माइंड में होता है कि ओनली वाली स्टेटमेंट्स हमेशा गलत होती हैं, बट जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट। Identifies the people who became citizens of India at its commencement. It does not deal with the problem of acquisition or loss of the citizenship subsequent to its commencement. हमें लगता है ओनली वाली स्टेटमेंट्स गलत है, बट दिस इज बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज मैंने आपको अभी बोला जो एक्विजिशन है, लॉज है, जो बाकी सब चीज़ें बनी है, वो किस में बना है? इट इज सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। बाकी जो हमारे कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ जो डेट हमने मेंशन किया था 26 जनवरी, उस टाइम पे कौन सिटीजन होगा, कौन नहीं होगा, हमें सिर्फ यही बताया गया था, ठीक है। सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू दिस चैप्टर, दिस लेक्चर। तो इसको एक बार हम फिर देख लेते हैं। आर्टिकल 5 हमारा बोलता है कि, जस्ट वेट फॉर सेकंड, ओके। सो आर्टिकल 5 टॉक्स अबाउट द डोमिसाइल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो यहाँ पे परमानेंट है, जो यहाँ पे आपका परमानेंट रेसिडेंस है, उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 5। सी, दिस चैप्टर इज बिट कंफ्यूजिंग, बट एक दो बार आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यू हैव टू बी वेरी मच थॉरो विद फैक्ट्स, फिगर्स एंड डेट्स। आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, just be very much thorough with your dates. ओके, देन कम्स आर्टिकल 6। इसमें एक पर्टिकुलर डेट डिफाइंड है जो परमिट सिस्टम के साथ लिंक्ड है, दैट इज 19/7/1948। ओके, उसके साथ ये कंडीशंस आती हैं कि कौन से किसके लिए कौन सी कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है। देन इट कम्स द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6। आर्टिकल 5 एड्रेस करता है वो लोग जो ऑलरेडी इंडिया में रहते हैं, आर्टिकल 6 एड्रेस करता है जो लोग पाकिस्तान से आए हैं, ओके। देन इट कम्स टू द आर्टिकल 7 अगेन, जो पहले पाकिस्तान चले गए थे अब वापस आए हैं, ठीक है। तो उसमें जो डेट मैंशन है दैट इज 1 मार्च 1947।
ओके, इसके साथ एक पर्टिकुलर कंडीशंस भी अप्लाइड हैं। अगेन आर्टिकल 8, जो लोग अब्रॉड में रह रहे हैं, जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन अनडिवाइडेड इंडिया में उनका बॉर्न हुआ, तो दे आर द पीपल हु आर द पर्सन्स ऑफ इंडियन और PIO we write like this, PIO, persons of Indian origin, अनडिवाइडेड इंडिया के पार्ट हैं। उनके साथ कौन सी कंडीशंस है वो हमने इस स्लाइड में देखा था, इस आर्टिकल में देखा था। देन कम्स टू आर्टिकल 9 कि सिटीजनशिप कैसे मिलती है, कैसे छोड़ी जाती है। स्ट्रॉन्ग देखिए, वॉलंटरली फॉरेन स्टेट की अगर आप कोई सिटीजनशिप एक्वायर कर लेंगे तो आपकी यहाँ से सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। ओके, देन इट कम्स टू द आर्टिकल 10 कि आपको बार बार अपनी सिटीजनशिप को रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, एक ही बार आप लीजिए, उसके बाद जब तक कोई पास ऐसा लेजिस्लेशन नहीं आता या आप ऐसा काम नहीं करते हैं जिसकी वजह से आपकी सिटीजनशिप को कैंसिल किया जाता है, आपको उसको रिन्यू कराने के लिए हर साल किसी ऑफिस में किसी गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स टू द आर्टिकल 11 जो पावर देता है पार्लियामेंट को कि इस पर्टिकुलर डेट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी रूल्स रेगुलेशन लॉज कुछ भी बनेगा, दैट इज फाइनल पावर रेस्ट विद द पार्लियामेंट, नो स्टेट नो एनी अदर ऑफिस, ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट। ओके, देन ये हमने पढ़ा था सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, नेचुरलाइजेशन। लॉस के लिए हमने पढ़ा रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन व्हेन इट कम्स टू द बर्थ। इसमें 3 डेट्स मैंने आपको मेंशन की थी और किस डेट में कैसे ऑटोमेटिक वन पेरेंट ये कैसे चेंज हुआ था, दैट इज मेंशनड हियर। देन इट कम्स टू द बाय डिसेंट, इसमें भी अगेन एंड अगेन डेट्स थी, टाइम पीरियड था, ये आप देखिए पहले फादर के साथ था। देन जेंडर न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट आया, उसके बाद नॉर्मली आज तक कैसे अप्लाई होता है, वी हैव डिस्कस्ड इन बाय डिसेंट। देन बाय रजिस्ट्रेशन हमने देखा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे, टाइमलाइन देखा, 7 ईयर्स का देखा, मैरिज, अनडिवाइडेड इंडिया, माइनर चाइल्ड, इनका कंसेप्ट हमने देखा। बाय नेचुरलाइजेशन में मैंने आपको बार बार ये टाइमलाइन आपको बोली, ये आप याद रखिएगा, 14 साल, 11 साल एंड 12 महीने। ठीक है, इसके साथ आपको वैसे ही ये कंसेप्ट अपने आप याद हो जाएगा। देन इट कम्स टू बाय इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, जब हम कोई बाहर की टेरिटरी ले लेंगे तो कैसे हम उस पर्टिकुलर चीज़ को इसमें डालेंगे, दैट इज रिलेटेड टू द बाय इनकॉर्पोरेशन। एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, वॉलंटरी रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, deprivation. So that's all for this particular lecture. Thank you so much. Hope you will be cleared with each and every aspect of this lecture citizenship topic. Thank you so much. Have a nice day. Do subscribe our channel O2IAS Academy.